तो चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक नया चैप्टर जिसका नाम है क्या, रेडॉक्स अभिक्रियाएं, या इसे हम शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, अपचयोपचय अभिक्रियाएं। ठीक है ना। तो रेडॉक्स अभिक्रियाएं या अपचयोपचय अभिक्रियाएं क्या होती हैं इसके बारे में जानना है, और साथ ही साथ यहां पर हम इन इन अभिक्रियाओं को कैसे संतुलित किया जाता है वो भी देखेंगे, और भी बहुत सारी बातें यहां पर हम इस चैप्टर में करेंगे। इस चैप्टर से बेटा आपको बोर्ड परीक्षा में कुछ ना कुछ जरूर पूछा ही जाता है, हर चैप्टर से जैसे कि पूछा ही जाता है उसी तरह से इससे भी आएगा, लेकिन साथ ही साथ ये इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट के पेपर में भी इससे जरूर बेटा एक प्रश्न पूछा जाएगा या दो प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, और जबकि जेई मेंस के पेपर में भी इससे सवाल जरूर एक ना एक पूछा ही जाता है। तो चलिए देखते हैं बेटा रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या है या अपचयोपचय अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले रेडॉक्स अभिक्रियाएं हम ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं जो ऑक्सीकरण तथा अपचयन से मिलकर के होती हैं। मतलब जो रेडॉक्स है बेटा, ये अंग्रेजी का शब्द है। रेडॉक्स दो शब्दों से मिलकर बना है। रेड मतलब रिडक्शन, रिडक्शन को हम बोलते हैं अपचयन। क्या बोलेंगे बेटा, अपचयन। अपचयन जब हम बोलते हैं तो इसे बेटा कभी कभी कुछ किताबों में अवकरण भी बोला जाता है। तो अपचयन बोले चाहे अवकरण बोले बात एक ही होगी। इसी तरह से अपचयन के साथ साथ जो दूसरी अभिक्रिया होती वो क्या है, अपनी ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण को बेटा कुछ किताबों में उपचयन भी लिखता है। तो देखिए अगर इनको हम मिलाएं तो अपचयन हो रहा है और उपचयन हो रहा है, तो अपचयन और उपचयन को मिलाने से बन रहा है बेटा अपचयोपचय अभिक्रियाएं। ठीक है। तो अपचयन और ऑक्सीकरण जब एक साथ होता है तो उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो अगर रेडॉक्स अभिक्रियाओं की परिभाषा हम लिखना चाहें तो बड़े आराम से लिख सकते हैं हम कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन तथा ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, जिनमें अपचयन तथा ऑक्सीकरण, अपचयन तथा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण साथ साथ होते हैं, उन्हें हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। साथ साथ होते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इंपॉर्टेंट है बेटा ये डेफिनेशन, आपको सीधे बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। रेडॉक्स अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं, ध्यान रखिए वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन तथा ऑक्सीकरण एक साथ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले अगर रेडॉक्स को आपको समझना है तो बेटा पहले आपको पता होना चाहिए ये अपचयन क्या है और ऑक्सीकरण क्या है। मतलब रेडॉक्स को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा अपचयन और ऑक्सीकरण, अपचयन और दूसरी तरफ बेटा ऑक्सीकरण। अब देखिए इसको शुद्ध हिंदी में अगर देखें किताबों में आपको लिखा मिलेगा, ऑक्सीकरण को उपचयन भी बोलते हैं और अपचयन को अवकरण भी बोलते हैं, है ना। तो आपको ये नाम भी ध्यान रखने हैं क्योंकि बोर्ड परीक्षा में बेटा कई बार नाम बदल के आता है, बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि क्या पूछा है। तो आपको ध्यान रखना है कि इनके दूसरे नाम भी होते हैं, उपचयन मतलब ऑक्सीकरण और अवकरण मतलब अपचयन। तो इनकी अलग अलग धारणाएं हैं। पहली धारणा है बेटा इसकी पुरानी धारणा, मतलब पुराने जमाने में कैसे चयन और ऑक्सीकरण को परिभाषित किया गया था उसकी हम बात करेंगे। तो पुरानी धारणा ये किस आधार पर है कि अगर हाइड्रोजन का जुड़ना हो रहा है, अगर किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ रहा है या बेटा ऑक्सीजन निकल रहा है, क्या बोला मैंने, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, मुक्त होना, ठीक है, क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है अपचयन। तो अपचयन कैसे बोलेंगे हम, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का मुक्त होना क्या कहलाता है बेटा, अपचयन कहलाता है। जबकि इसका उल्टा यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना या बेटा हाइड्रोजन का निकलना, ये कहलाता है क्या, अपचयन।
निकलना, ये कहलाता है ऑक्सीकरण, सॉरी उपचयन या ऑक्सीकरण। तो होता क्या है बेटा, अपचयन किसे कहते हैं, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का मुक्त होना, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन। जबकि बेटा ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो ये पुराने जमाने की धारणा है, इसके आधार पर हम एक दो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे बेटा मान लो एक उदाहरण हम देखना चाहें, H2 प्लस O2, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बेटा जल बनाते हैं तो इसमें क्या होता है देखते हैं हम। यहां देखिए O2 से बना H2O, O2 से जब H2O बना मतलब O2 में H जुड़ गया, H का जोड़ना बेटा क्या कहलाता है, अपचयन। तो क्योंकि ऑक्सीजन में H जुड़ा इसलिए हम बोलेंगे कि इसका क्या हो गया बच्चों, अपचयन हो गया। जबकि हाइड्रोजन में क्या हुआ, हाइड्रोजन H2O बना मतलब ऑक्सीजन जुड़ गया, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है बेटा, ऑक्सीकरण। तो एक का हुआ ऑक्सीकरण और एक का क्या हुआ बेटा, अपचयन। तो इस तरह से ऑक्सीजन का अपचयन हो जाता है और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो जाता है। तो जब ऑक्सीकरण और अपचयन बेटा एक साथ होते हैं तो इसी अभिक्रिया को हम क्या नाम देते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयोपचय अभिक्रिया। ठीक है, चलिए, लेकिन ये पुरानी धारणा कोई खास काम की नहीं है बेटा। अपन देखते हैं दूसरी धारणा इसकी, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक धारणा, मतलब इलेक्ट्रॉन के आधार पर बताएंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक धारणा। इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के जुड़ने या इलेक्ट्रॉन के निकलने के आधार पर इनको परिभाषित करते हैं। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है बेटा, अपचयन कहलाता है। जबकि इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का मुक्त होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। फिर से ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाएगा बेटा, अपचयन, और इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखें, मान लीजिए Na प्लस है और ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या कर रहा है, Na बना रहा है। तो हम बोलेंगे Na प्लस ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया इसलिए इसका क्या हो गया यहां पर, अपचयन। क्या हो गया बेटा, अपचयन। जबकि अगर वही हम देखें कि मान लीजिए Cl है, Cl से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और ये बन गया Cl माइनस। तो क्योंकि यहां पर Cl से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो हम बोलेंगे क्या, इसका क्या हो गया बेटा, ऑक्सीकरण। तो एक तरफ हो रहा है ऑक्सीकरण और दूसरी तरफ क्या हो रहा है बच्चों, अपचयन। तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना कहलाता है क्या, अपना अपचयन, और इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाएगा बेटा, ऑक्सीकरण। इस तरीके से अपन इसे ध्यान रख सकते हैं। लेकिन पूरे चैप्टर में हम इस कॉन्सेप्ट का भी यूज बहुत कम जगह करेंगे। हम तो बेटा एक तीसरा कॉन्सेप्ट है जिसका यूज करेंगे, और तीसरा जो कॉन्सेप्ट है इसमें वो है ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर। ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर, ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर। तो देखिए बेटा, ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या का घटना, ऑक्सीकरण संख्या का घटना क्या कहलाएगा बेटा, अपचयन। और जबकि ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना क्या कहलाएगा बेटा, ऑक्सीकरण। तो ध्यान रखें, ऑक्सीकरण संख्या का घटना क्या होता है बेटा, अपचयन। ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो कुल मिलाकर के अगर इन सारी बातों को हम एक छोटे रूप में समझना चाहें तो इतनी सी बात है बेटा कि पुरानी धारणा कहती है हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना अपचयन होता है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना भी अपचयन होता है, ऑक्सीकरण संख्या का घटना भी अपचयन होता है। जबकि ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, या बेटा इलेक्ट्रॉन का मुक्त होना, इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, या ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ जाना, यह कहलाता है क्या, अपना ऑक्सीकरण। तो इस तरह से अपचयन और ऑक्सीकरण को हम परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन बात आती है कि हमने बड़े आराम से तो बोल दिए कि भाई ऑक्सीकरण संख्या का घटना या ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि ये ऑक्सीकरण संख्या क्या है। पहले हम इस बात को जब तक नहीं समझेंगे तब तक ये टॉपिक हमारे समझ में आएगा नहीं। तो मतलब कुल मिलाकर के बेटा अब ये टॉपिक आपको तभी बनने वाला है जब आप पढ़ोगे किसके बारे में,
ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। तो बच्चों ऑक्सीकरण संख्या क्या है ये हम यहां पर देखना चाह रहे हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या एक आवेश है। ये एक वास्तविक आवेश भी हो सकता है या काल्पनिक आवेश भी हो सकता है, जो हमें यह बताता है कि किसी तत्व ने एक यौगिक में कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। ठीक है, तो ऑक्सीकरण संख्या क्या है बेटा, परिभाषा में पहले लिखता हूं फिर एक बार और समझते हैं इसे हम, कि यह एक वास्तविक भी हो सकता है, मैंने बोला वास्तविक या काल्पनिक, वास्तविक या काल्पनिक आवेश है, आवेश है जो यह बताता है कि किसी यौगिक में या किसी स्पीसीज में, जब हम बेटा स्पीसीज बोल देते हैं तो मतलब यौगिक की भी बात कर रहे हैं हम या आयन की भी बात कर रहे हैं ना। तो किसी स्पीसीज में किसी परमाणु ने या किसी तत्व ने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं या त्यागे हैं। तो क्या है बेटा, एक बार थोड़ा सा अपन इसको समझते हैं। हमने बोला ऑक्सीकरण संख्या एक वास्तविक या काल्पनिक आवेश है जो यह बताता है कि किसी स्पीसीज में किसी परमाणु ने यानी कि किसी तत्व ने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। जैसे बेटा मैंने बोला कि भाई किसी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या +1 है, इससे हमें पता चल रहा है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है। किसी का ऑक्सीकरण संख्या -1 है, मतलब पता चल रहा है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वही क्या कहलाती है बेटा, उसकी ऑक्सीकरण संख्या। चलिए अब थोड़ी और बातें करते हैं ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। तो अगली बात जो बहुत काम की होने वाली है वो ये है कि आयनिक यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है बेटा, वास्तविक आवेश होती है। मतलब यहां काल्पनिक नहीं है, वास्तविक आवेश है, मतलब रियल में बेटा आवेश होता है यहां पर, है ना, वास्तविक आवेश होती है। इसका मतलब क्या हुआ देखते हैं हम। जैसे NaCl है, तो हमें पता है बेटा जब NaCl बना है तो Na ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो हमें पता होता है कि Na में आवेश है +1 और Cl में आवेश है -1, और ये वास्तविक आवेश है, सच्ची मुच्ची का आवेश है। मतलब हम कह सकते हैं कि यहां इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी और यहां इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। ये बेटा हमने कल्पना नहीं की, वास्तविक आवेश है, मतलब कि वास्तव में Na ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है और वास्तव में Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। इसी तरह से हम देखें, जैसे बेटा MgCl2 देखिए आप, तो होता क्या है, Mg का आवेश यहां ये 2 यहां आएगा धन में, +2 है, यहां नीचे 1 है बेटा तो ये आएगा ऋण में। तो Mg का आवेश यहां पर +2 है जबकि Cl का आवेश यहां पर -1 है। तो बेटा ये वास्तविक आवेश है, मतलब कि सही में जब MgCl2 यौगिक बनता है तो वहां पर Mg 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और Cl 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो यहां पर जो आवेश है ये सच्ची मुच्ची का आवेश है बेटा, वास्तविक आवेश है, मतलब वास्तव में ये ऑक्सीकरण संख्या इलेक्ट्रॉन के त्यागने या ग्रहण करने को प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, लेकिन वहीं अब हम बात करते हैं अगर सहसंयोजी यौगिकों की, तो सहसंयोजी यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या काल्पनिक आवेश होती है। क्या होती है बेटा, काल्पनिक आवेश होती है। मतलब कि
हम कल्पना करते हैं कि ये आवेश है, लेकिन वास्तव में वहां कोई आवेश होता नहीं है। कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे एक सस्ता सा उदाहरण हम देखते हैं बेटा, HCl। तो HCl में होता क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से सहसंयोजी बंध से ये जुड़े होते हैं। अब इसमें आपको भी पता है बेटा कि Cl जो है उच्च ऋण विद्युती है, तो क्योंकि Cl की ऋण विद्युतता ज्यादा है, इसीलिए Cl अपनी तरफ ये इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को Cl अपनी तरफ आकर्षित करता है, ग्रहण नहीं करता है बेटा, आकर्षित करता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म जो है साझे के, वो हाइड्रोजन से थोड़ा सा दूर चले जाते हैं और Cl के थोड़ा सा नजदीक आ जाते हैं। मतलब वास्तव में Cl ने इलेक्ट्रॉन त्यागा, सॉरी ग्रहण किया नहीं है, और हाइड्रोजन ने वास्तव में इलेक्ट्रॉन त्यागा नहीं है, केवल हाइड्रोजन से थोड़ा दूर गया इलेक्ट्रॉन और Cl ने थोड़ा सा अपने तरफ खींच लिया। लेकिन हम मान लेते हैं, यहां पर हम मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म Cl ने अपनी तरफ ले लिया, और क्योंकि Cl ने अपनी तरफ ले लिया इसलिए हम मानते हैं बेटा इसमें -1 चार्ज आएगा और इसमें +1 का आवेश आएगा। तो इस तरह से इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी और यहां पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या बेटा कितनी होगी, -1। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सहसंयोजी यौगिक में जो ऑक्सीकरण संख्या बेटा वास्तविक आवेश नहीं होती। यहां पर Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं किया, हमने माना है कि उनने ग्रहण कर लिया, लेकिन एक्चुअल में उनने ग्रहण नहीं किया। H ने एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, हमने माना है कि इलेक्ट्रॉन दे दिया। मतलब जब हम मानते हैं, जब एक्चुअल में वैसा नहीं होता, काल्पनिक आवेश होता है, तो यही ऑक्सीकरण संख्या है। और देखिए बेटा, जैसे CO2 मान लीजिए, तो CO2 की शक्ल आप बेटा इसकी लुईस बिंदु संरचना अगर बनाएंगे तो कुछ इस तरह की बनती है ना। तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन में, जो ऑक्सीजन है भाई साहब अपना, ये उच्च ऋण विद्युती है, और उच्च ऋण विद्युती होने के कारण ऑक्सीजन साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, दूसरा ऑक्सीजन भी साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो बेटा आकर्षित किया, क्या ग्रहण किया? नहीं, लेकिन हम मान लेंगे कि इनने ग्रहण किया, काल्पनिक है बेटा, कल्पना करेंगे कि इसने ग्रहण किया, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इसमें आ गया -2 आवेश, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो -2। अब बेटा 2 इसको दिए, 2 इसको दिए, तो इसमें आ गया 2 और 2 4। यानी कि यहां मैं बोल सकता हूं बेटा कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या +4 यानी कि -4 है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 है। ठीक है, कुल मिलाकर के कहानी का सार यह है कि अगर आयनिक यौगिक है तो ऑक्सीकरण संख्या वास्तविक आवेश होगी, जबकि बेटा अगर सहसंयोजी यौगिक है तो ऑक्सीकरण संख्या काल्पनिक आवेश होगी। यानी कि हम कल्पना कर रहे होंगे कि यहां कोई आवेश आएगा, एक्चुअल में वहां कोई आवेश नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं यहां पर ऑक्सीकरण संख्या के नियमों की। और बेटा ये चैप्टर आपसे बनेगा या नहीं बनेगा, ये निर्भर करेगा इन नियमों पर। ऑक्सीकरण संख्या के नियम, अगर ये नियम आप अच्छे से याद रखते हैं बेटा, थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो बिल्कुल इस चैप्टर में बड़ा आसानी से आपसे सब कुछ बनने वाला है। और अगर इसकी आप बढ़िया से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, नियम याद नहीं करने की कोशिश करते हैं, तो आपसे फिर इसमें कुछ नहीं बनेगा। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके कुछ नियम है बेटा, उनकी बात हम करते हैं। पहला नियम होता है ऑक्सीकरण संख्या का कि जब कोई तत्व बंध नहीं बना रहा है, मतलब कि बेटा अपनी शुद्ध अवस्था में है, अकेला है, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। क्यों होगी सर 0? क्योंकि बेटा देख, अकेला है मतलब ना तो उसने किसी को इलेक्ट्रॉन दिए और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लिए। ऑक्सीकरण संख्या में बताती क्या है कि किसी तत्व ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए या कितने इलेक्ट्रॉन लिए, यही तो ऑक्सीकरण संख्या है। तो क्योंकि जब कोई तत्व अकेला है मतलब ना तो उसने किसी को इलेक्ट्रॉन दिए हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? 0। तो पहला नियम होता है बेटा कि किसी तत्व की एकाकी अवस्था में, एकाकी मतलब बेटा अकेले में, है ना, एकाकी अवस्था बोल दो आप लोग, या बोल दो बेटा मूल अवस्था बोल सकते हैं अपन, मूल अवस्था, या इसे हम बोल सकते हैं शुद्ध अवस्था। ठीक है, या हम क्या बोल सकते हैं? शुद्ध अवस्था। कुल मिलाकर के बेटा जब उसने किसी और से बंध नहीं बनाया तब की हम बात कर रहे हैं। मैं ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी बेटा? ऑक्सीकरण संख्या होती है 0। ठीक है,
किसी तत्व की एकाकी अवस्था में उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी बच्चों? शून्य। जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया बताओ आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो आयरन जो है अभी अकेला है, किसी और से बंध नहीं बनाया है, तो बड़े प्यार से हम बोल देंगे कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी बच्चों? 0। देखिए अब ऑक्सीकरण संख्या को अंग्रेजी में हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, इसीलिए शॉर्ट में ON हम लिख देते हैं, ठीक है? यही है ऑक्सीकरण संख्या। अब इसके अलावा जैसे Cu आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी बेटा? 0। O2 लिखा है, ये अकेला है, इसीलिए इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? 0। अब देखिए ऑक्सीकरण संख्या को कभी कभी ऑक्सीकरण अवस्था भी बोला जाता है, हालांकि इसमें एक बहुत छोटा सा फर्क है, लेकिन सामान्यतः आप मान लीजिए दोनों एक ही चीज है। जो फर्क है बेटा वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है N2, N2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी बेटा? 0। H2 में कितनी होगी ऑक्सीकरण संख्या? ये भी होगी 0। और बेटा Cl2 में कितनी होगी? ये भी होगी 0। तो कुल मिलाकर के जब कोई तत्व अपनी मूल अवस्था में है, जब कोई तत्व अपनी शुद्ध अवस्था में है या किसी और से बंध नहीं बनाता है, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या हम कितनी लेके चलेंगे बच्चों? 0। फिर नियम नंबर 2, ये नियम नंबर 1 है, ध्यान रखें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नियम नंबर 2 कि जो अपने वर्ग 1 की धातुएं हैं यानी कि क्षारीय धातुएं, क्षारीय धातुओं, क्षारीय धातुओं मतलब बेटा कौन कौन आते हैं इसमें? लिथियम, हाइड्रोजन भी इसी वर्ग में, लेकिन उसे हम क्षारीय धातु नहीं कहते। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इनकी ऑक्सीकरण संख्या की बंधी अवस्था में, बंधित अवस्था मतलब बेटा किसी के साथ अभी ये बंध जब बनाएगा तब, अगर अकेला है तब तो शून्य है, लेकिन बंधित अवस्था में जब इसने किसी और से बंध बना रखा है तब ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी बेटा? ऑक्सीकरण संख्या होगी इसकी +1। ध्यान रखें क्यों होगी सर +1? देख बेटा इन सब में बाह्य कोश में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, और ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके आसानी से धन1 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। अभी देखो इनकी संयोजकता भी 1 होती, कई लोग संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या को एक ही मानते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूं बेटा संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या में फर्क है। संयोजकता केवल ये बताती है कि अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा या साझा करेगा, यानी कि संयोजकता में हम केवल बेटा संख्या लिखते हैं, चिन्ह नहीं लगाते। संयोजकता हमेशा धनात्मक होती, कभी ऋणात्मक नहीं होती। संयोजकता ये नहीं बताएगी कि त्याग रहा है या ग्रहण कर रहा है, बस वो बताएगी कि कितने इलेक्ट्रॉन अष्टक के लिए उसको जरूरत है, अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो संयोजकता है। जबकि ये तो बराबर जैसे +1 लिखे मतलब हम समझ जाएंगे कि ये जब यौगिक बनाएगा बेटा तो 1 इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करेगा? त्यागेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी बंधित अवस्था में वो कितनी होगी बच्चों? +1। नियम नंबर 3। अब नियम नंबर 3 कहता है जो आपकी वर्ग 2 की धातुएं हैं यानी कि क्षारीय मृदा धातुएं, मृदा धातुओं की, अब क्षारीय मृदा धातुओं में कौन कौन आते हैं बेटा? वर्ग 2 की धातुएं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये जो है ये अपने क्या है? क्षारीय मृदा धातुओं। तो इनकी बंधित अवस्था में मतलब जब ये किसी और के साथ क्या कर रहे होंगे? बंध बना रहे होंगे, तो बंधित अवस्था में ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी बच्चों? अवस्था में ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी बेटा? ऑक्सीकरण संख्या बराबर होगी +2। ठीक है, ये +2 बताएगा कि इन सबके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन थे और ये आसानी से अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपना अष्टक पूर्ण कर रहे होंगे। तो इस तरह से इनकी हम क्या बता सकते हैं? ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, अब नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 में एक बहुत इंपॉर्टेंट तत्व की बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या। तो बेटा हाइड्रोजन एकमात्र एक ऐसा तत्व है जो धन1 और ऋण1 दोनों ऑक्सीकरण संख्याएं दे सकता है, निर्भर करेगा कि वो किसके साथ जुड़ा है। जैसे अगर हमारा हाइड्रोजन बेटा किसके साथ जुड़ा हो? किसी धातु के साथ, तो धातु का स्वभाव है इलेक्ट्रॉन देना, तो हाइड्रोजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, और जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा बेटा तो उसमें ऋण1 का आवेश आ जाएगा। यानी कि जब
हाइड्रोजन किसी धातु के साथ जुड़ा होता है बेटा, तो उस समय उसकी ऑक्सीकरण अवस्था ऋण 1 होती है। लेकिन अगर हाइड्रोजन किसी अधातु के साथ जुड़ा है, तो अधातु का स्वभाव क्या है? इलेक्ट्रॉन देना। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? अधातु का स्वभाव है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, तो हाइड्रोजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी +1। मतलब हाइड्रोजन में दोनों क्षमताएं हैं, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ध्यान रखने की बात है कि हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो जब मैं ऑक्सीकरण संख्या की बात करता हूं, तो बेटा पहला पॉइंट मैं यहां पर लिखूंगा कि धातुओं के साथ जब ये हाइड्राइड बनाता है ना, धातुओं के साथ जब बेटा ये धातुओं के साथ जुड़ा होता है ना, जो यौगिक होते हैं उन्हें हम बोलते हैं धात्विक हाइड्राइड। क्या बोलेंगे बेटा? धात्विक हाइड्राइड में क्या होगा? हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बेटा कितनी होगी? ऑक्सीकरण संख्या होगी -1। क्यों भैया? क्योंकि धातु ने इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। फिर इसी तरह से अधातुओं के साथ अगर ये है, अधातुओं के साथ, ठीक है, अब धातुओं के साथ आप उदाहरण लिख सकते हैं NaH, MgH2 मैग्नीशियम हाइड्राइड, या बेटा BeH2 बेरिलियम हाइड्राइड, है ना। हालांकि बेरिलियम हाइड्राइड में आयनिक बंध नहीं होता है, ये तो बेटा अलग तरह के बंध बनाता है जो अपन रासायनिक बंध वगैरह में पढ़ते हैं, जैसे KH हो सकता है, कैल्शियम हाइड्राइड हो सकता है। तो इनमें धातुओं के साथ हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी? -1। जबकि अधातुओं के साथ, अब बेटा अधातुओं के साथ मतलब अधात्विक हाइड्राइड में, अधात्विक हाइड्राइड में, हाइड्राइड इनमें क्या होगा? हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बेटा कितनी आएगी? +1। यानी कि हाइड्रोजन क्या करेगा? अधातु अगर है तो अधातु क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ध्यान रखें, धातु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो अधातु के साथ जब अधातु जो रहेगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो हाइड्रोजन क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। और क्योंकि बेटा ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी +1। अब एक बात छोटी सी, लेकिन आप ध्यान रखें कि सामान्यतः आपको बेटा लगभग 99% सवालों में जो हाइड्रोजन की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या लेनी पड़ेगी, जो आप बेटा मन से लेंगे सूत्र में मान रखने के लिए, सामान्य ऑक्सीकरण संख्या ये कितनी लेंगे बेटा? अपन ऑक्सीकरण संख्या ये लेंगे बच्चों हम कितनी? +1। क्योंकि ज्यादातर यौगिकों में हाइड्रोजन आपको अधातुओं के साथ ही जुड़ा हुआ मिलेगा, धातुओं के साथ ये बहुत रेयर केस में मिलेगा। चलिए, तो अब हाइड्रोजन की बात कर रहे थे बेटा अपन, अगला नियम है नियम नंबर 6। किसकी बात करेंगे अपन? ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या देख लेंगे, शायद नियम नंबर 5 होगा बेटा ये, है ना। तो नियम नंबर 5 ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है बेटा, इसमें से भी कुछ ना कुछ आपको पूछा जा सकता है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या निर्भर करेगी किस पर? कि ये किस तरह के परमाणुओं के साथ जुड़ा है। पहली बात बेटा, इसकी जो सामान्य ऑक्सीकरण संख्या है, सामान्य मतलब आप किसी भी यौगिक में जो लेके चलेंगे सामान्यतः, तो सामान्य ऑक्सीकरण संख्या इसकी होती है -2। अब ऋण 2 क्यों होती है बेटा? आपको पता होगा, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है भाई साहब कितना? 8। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2-6, बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण जब ये अष्टक पूर्ण करना चाहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी भाई? -2। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन। दूसरा पेरोक्साइड में, तो अगर बेटा पेरोक्साइड है तुम्हारे पास, तो पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, तो पेरोक्साइड होता क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। तो बेटा यहां मैं साइड में लिख रहा हूं, आप ध्यान रखें।
परऑक्साइड होता है O2 O2 को बच्चों हम क्या बोलते हैं? परऑक्साइड। अभी क्या इसकी शक्ल अगर आप देखें तो दो ऑक्सीजन है, इस तरह से बंध बनाए हुए हैं और दोनों में एक एक ऋण आवेश है, इस तरह का होता है परऑक्साइड। और इस बंध को बेटा हम बोलते हैं O बंध O। जब ऑक्सीजन एक दूसरे से किसी बंध से जुड़े होते हैं बेटा, तो इस तरह के O बंध O को हम क्या नाम देते हैं? परऑक्साइड बंध। क्या बोलेंगे बच्चों? परऑक्साइड बंध। तो आप ध्यान रखें, परऑक्साइड में O- होता है, यानी कि दो ऑक्सीजन एक एक ऋण आवेश के साथ एक दूसरे से जुड़े होते हैं। देखिए ऑक्सीजन में बाह्यकोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस मतलब क्या हो गया? 7 इलेक्ट्रॉन हो गए और एक एक की साझेदारी करके इनने अपना स्टेप पूर्ण कर लिए। तो O बंध O जब जुड़ा होगा तो ऐसे बंध को बच्चों हम क्या बोलेंगे? परऑक्साइड बंध। तो परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे अगर आप, तो देखिए इस ऑक्सीजन का आवेश कितना है बेटा? -1, और इसका आवेश भी कितना है? -1, यानी कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? -1। तो ध्यान रखें बेटा, ऑक्सीजन की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या तो -2 होती, लेकिन परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती? -1। फिर तीसरा नियम कायदा कानून क्या है? सुपर ऑक्साइड में तो बेटा जब हम सुपर ऑक्साइड की बातें कर रहे हैं तो इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी लेना है अपने को? यहां होगी ऋण 1/2। अब क्यों होगी इसकी भी बात अपन कर ही लेते हैं। जब हम बात कर रहे हैं बेटा सुपर ऑक्साइड की, तो सुपर ऑक्साइड होता क्या है? पहली बात तो ये आती, सुपर ऑक्साइड हम कहते हैं O2- को, मतलब O2 के ऊपर एक ऋणावेश होता है तो इसको बोलते हैं बेटा क्या? सुपर ऑक्साइड। इसमें क्या होगा? दो ऑक्सीजन एक दूसरे से जुड़े हैं और दोनों में कुल मिला के ऋण 1 आवेश है। अगर बेटा दोनों में कुल मिला के ऋण 1 है, मतलब एक में कितना होगा? ऋण 1/2, और दूसरे में भी कितना होगा? ऋण 1/2। इस तरह से सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? ऋण 1/2। याद रखने वाली बात है बेटा। अच्छा, सुपर ऑक्साइड बहुत ज्यादा तत्व सुपर ऑक्साइड बनाते भी नहीं है। सोडियम बनाता है बेटा, सोडियम सुपर ऑक्साइड, Na2O तो हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड, है ना? ये होगा NaO2 सोडियम सुपर ऑक्साइड, और एक और होता है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2। इसके अलावा ज्यादातर तत्व सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते। फिर बेटा ऑक्सीजन की ही बात कर रहे हैं तो एक और बड़ी अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं। देखो ऑक्सीजन, अगर आप ऋण विद्युतता पढ़े हो बेटा, तो ऋण विद्युतता में हमने देखा था 3 सबसे अधिक ऋण विद्युती तत्व होते हैं। सबसे ज्यादा ऋण विद्युती कौन है? फ्लोरीन। फिर कौन है? ऑक्सीजन। और फिर है नाइट्रोजन। मैंने आपको बताया था फोन, FON, मतलब सबसे अधिक ऋण विद्युती कौन होता है बेटा? फ्लोरीन। फिर सेकंड नंबर में कौन होता है? ऑक्सीजन। और थर्ड नंबर में आता है बच्चों क्या? नाइट्रोजन। तो देखिए अभी क्या है, जो हमारा ऑक्सीजन है वो बाकी सारे तत्वों के साथ ऑक्साइड बनाता है, लेकिन जब ये फ्लोरीन के साथ आता है बेटा तो ऑक्साइड नहीं बनता, फिर बनता है फ्लोराइड। कहने का मतलब आइड हम लगाएंगे किसमें? जो अधिक ऋण विद्युती। तो ऑक्सीजन क्या है? बाकी सबसे तो अधिक ऋण विद्युती, इसलिए ऑक्साइड बनता है। लेकिन जब ऑक्सीजन आ गया फ्लोरीन के सामने तो ये बनाएगा फ्लोराइड। देखिए ऑक्सीजन वैसे तो ऋण विद्युती, लेकिन जैसे ही सामने फ्लोरीन आएगा ना तो ये धन विद्युती बन जाएगा। यही इसकी गजब की बात है। जैसे आपने बेटा एक पिक्चर देखे होंगे, अक्षय कुमार की एक पिक्चर थी वेलकम। वेलकम पिक्चर में क्या था? 3 कैरेक्टर थे। एक था मजनू भाई आपका, और एक था बेटा कौन? उदय शेट्टी, नाना पाटेकर, और एक था आपका RDX। तो बेटा जो RDX है वो है फ्लोरीन, और जो अपना उदय शेट्टी है वो कौन है? ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन है मजनू भाई। तो मजनू भाई क्या है बेटा? पूरी दुनिया के लिए नेगेटिव विलन है, बहुत खतरनाक। लेकिन जैसे ही सामने उदय शेट्टी आता है यानी कि ऑक्सीजन आता है, तो बेचारे नाइट्रोजन को यानी कि मजनू भाई को बेटा क्या बनना पड़ता है? पॉजिटिव बनना पड़ता है। फिर से एक बार समझे कि जैसे ही नाइट्रोजन ऑक्सीजन के सामने आएगा तो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या धनात्मक हो जाएगी। बाकी हमेशा नाइट्रोजन भी ऋणात्मक देता है, लेकिन ऑक्सीजन के सामने धनात्मक दे रहा है। ऐसे ही ऑक्सीजन बाकी पूरी दुनिया के लिए क्या है? ऋण विद्युती, बिल्कुल उदय शेट्टी की तरह। उदय शेट्टी पूरी दुनिया के लिए ऋणात्मक है। जैसे ही सामने बेटा RDX आता है
तो जो उदय शेट्टी होता है वो धनात्मक हो जाता है, पॉजिटिव बन जाता है, हाथ जोड़ने लगता है। तो उदय शेट्टी कौन है अपना? उदय क्या हो गया बेटा? उदय शेट्टी क्या होगा कि यहां पर उदय शेट्टी बाकी पूरी दुनिया के लिए गुंडा होगा, नेगेटिव इंसान होगा, लेकिन जैसे ही सामने आरडीएक्स आएगा तो बेटा वो चुपचाप बेचारा हाथ जोड़ लेगा और ये धनात्मक हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि ऑक्सीजन बाकी सबके लिए ऋण विद्युती है, लेकिन फ्लोरीन जब सामने आया आरडीएक्स, उससे भी खतरनाक नेगेटिव कैरेक्टर, तो बेटा बेचारा हमारा जो ऑक्सीजन है वो धन विद्युती बन जाता है। तो कुल मिलाकर के मैं इतनी सी बात बताना चाह रहा हूं कि जो ऑक्सीजन है बेटा फ्लोरीन के साथ धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या देता है। कैसे? फ्लोरीन के साथ एक यौगिक बनता है इसका O2F2 और एक बनता है बेटा OF2। तो OF2 में इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है +2 और O2F2 में होती है +1। तो इस तरह से देखिए ऑक्सीजन हमेशा ऋणात्मक देता है, हमेशा ऋणात्मक देता है, लेकिन सामने जैसे ही फ्लोरीन आया तो बेचारा धनात्मक देने लगता है। तो इस तरह से हमें पता लगता है कि फ्लोरीन जो के साथ ऑक्सीजन कम ऋण विद्युती होने के कारण धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है। इसीलिए ये जो कंपाउंड बनेंगे बेटा, ये जो यौगिक बनेंगे, इनको अपन ऑक्साइड नहीं बोलेंगे, इनको हम फ्लोराइड बोलेंगे। क्यों? आइड किस में लगाएंगे भाई? जिसमें अधिक ऋण विद्युतता होगी, जिसमें अधिक ऋण आवेश होगा, वो क्या कहलाएगा अपना? वो ऋणात्मक होने के कारण उसमें आइड लगाएंगे, तो ये फ्लोराइड बनेंगे, ऑक्साइड नहीं। बाकी सबके साथ ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाता है, ध्यान रखें बेटा, काम की बात है। तो कुल मिलाकर के इतनी बातें आपको ऑक्सीजन के बारे में याद रखना है। चलिए अब एक दो नियम और बचे हैं छोटे मोटे, उनको भी देख लेते हैं। नियम नंबर 7 या 6 बेटा, जो भी है, शायद नियम नंबर 6 होगा। क्या है कि हैलोजन की, अब हैलोजन जब अपन बोलते हैं बेटा तो किसकी बात करते हैं अपन? हैलोजन जब बोलते हैं तो समूह 17 के जो तत्व हैं आपके, कौन कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनकी हम बातें करते हैं। तो हैलोजन की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या, सामान्य ऑक्सीकरण संख्या बेटा कितनी होगी? ऋण 1। अब क्यों होगी सर ऋण 1? पता होना चाहिए बेटा कि जितने भी हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सब में क्या होता है? इनके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 7 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनको अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 की जरूरत है। यानी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चों? ग्रहण करते हैं, और जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो इनका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हैलोजनों में 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती, यानी कि इनकी ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः -1 होती है। लेकिन बेटा जो बाकी के 3 हैं, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये क्या कर सकते हैं? धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या भी प्रदर्शित कर सकते हैं। कब करेंगे वो भी मैं बता रहा हूं आपको। क्या बोला मैंने? धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या भी प्रदर्शित कर सकते हैं, संख्या भी दर्शाते हैं। ठीक है, अब कब दर्शाते हैं वो भी हम देखेंगे। देखिए फ्लोरीन तो कभी धनात्मक होगा नहीं, क्योंकि फ्लोरीन है आरडीएक्स, सबसे ज्यादा नेगेटिव बेटा, सबसे ज्यादा ऋण विद्युती, तो ये तो हमेशा बेटा ऋण 1 देगा, इसके अलावा कोई दूसरी देगा ही नहीं। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जब अपने से अधिक ऋण विद्युती के साथ जुड़ जाएं, मान लो जैसे बेटा ClF3 है, अब इसमें क्या है, जो बेचारा Cl है वो धन बनना पड़ेगा। क्यों धन बनना पड़ेगा? क्योंकि F जो है उससे भी अधिक ऋणात्मक है। मान लीजिए आप देखिए HClO3, तो इसमें जो Cl है वो ऋण विद्युती नहीं रहेगा, वो धन विद्युती बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाजू में बेटा इसके पिताजी बैठे हैं, मतलब कि उससे भी अधिक ऋण विद्युती तत्व बैठा हुआ है, इसीलिए क्लोरीन को यहां पर धन विद्युती बनना पड़ेगा। ठीक है ना? अभी हम आगे चल के देखेंगे कि यहां ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, लेकिन अभी ये आप समझ जाएं कि फ्लोरीन तो ऋण 1 के अलावा कोई और ऑक्सीकरण संख्या दिखाएगा नहीं, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या दिखा सकते हैं। अगर इनकी हम बात करें तो धन 1, धन 3, धन 5 और धन 7, इतनी ऑक्सीकरण संख्याएं इनकी संभव होती हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा एक और बात आप ध्यान रखें कि सामान्यतः ऑक्सीकरण संख्या अगर पता करनी है, ठीक है, अगर मुझे मान लो किसी तत्व की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या पता करनी है, सामान्य ऑक्सीकरण संख्या, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा? संयोजकता को चिन्ह के साथ लिख दें।
संयोजकता के बराबर होगी, लेकिन चिन्ह के साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे बेटा, संयोजकता के बराबर होगी लेकिन चिन्ह के साथ। चिन्ह कैसा, अगर दो देगा तो धन लगाएंगे और लेगा तो ऋण लगाएंगे, चिन्ह के साथ। अब बेटा लास्ट नियम जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी का हम उपयोग करेंगे दूसरे तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या निकालने में। नियम नंबर 8वां और आखिरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि किसी स्पीसीज, अब मैं फिर से बोल दूं बेटा, जब मैं स्पीसीज बोलता हूं तो मतलब यहां मैं किसी अणु की भी बात कर रहा हूं, यौगिक की भी बात कर रहा हूं, या किसी आयन की भी बात कर रहा हूं, है ना, दोनों की बात कर सकते हैं। मैं उपस्थित सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं या ऑक्सीकरण संख्याओं भी लिख सकते हो आप, ऑक्सीकरण संख्याओं का योग उस स्पीसीज पर उपस्थित कुल आवेश के बराबर होता है। कुल आवेश के बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा अपन बता सकते हैं कैसे, ये क्या कहना चाह रहा है। चलिए एक बार थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक यौगिक है KMnO4, इस यौगिक का बेटा नाम याद रखें, नाम है इसका पोटेशियम परमैंगनेट। ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे चल के, 12वीं में भी इसके बारे में बहुत ज्यादा सुनेंगे आप। ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीकारक होता है, इसकी बात हम आगे बहुत डिटेल में करेंगे। तो देखिए KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इसमें K की ऑक्सीकरण संख्या धन, Mn की ऑक्सीकरण संख्या धन, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या गुणित 4 करना पड़ेगा, क्योंकि सभी परमाणुओं मतलब कि जितने हैं ऑक्सीजन के 4 है तो चारों लेना पड़ेगा। K की ऑक्सीकरण संख्या धन Mn की ऑक्सीकरण संख्या धन O की ऑक्सीकरण संख्या गुणित 4 बराबर कुल आवेश। यहां पर देखो बेटा कुल आवेश 0 है तो बराबर 0 ले लेंगे अपन, ठीक है। या मान लीजिए दूसरा उदाहरण है मेरे पास Cr2O7 2-, ये होता है बेटा डाइक्रोमेट आयन। अब इसमें अगर हम इसमें देखें तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या गुणित 2, गुणित 2 क्यों, क्योंकि क्रोमियम 2 है तो जितने संख्या रहेगी उसका गुणा करना है, धन ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या गुणित 7 बराबर कुल आवेश बेटा यहां इस बार कितना है, ऋण 2। तो हम कह सकते हैं, देखिए मान लीजिए क्रोमियम की निकालना है, मुझे प्रश्न आया कि Cr2O7 2- में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या बताइए, तो हम कर लेंगे बेटा, कोई बड़ी बात नहीं। इसमें क्या करेंगे, देखिए इसका x मान लेंगे, 2 क्रोमियम है तो 2x, ठीक है, 3 होते तो 3x, 1 होता तो x अकेला लेते, जो भी संख्या उसका गुणा करना है, धन O की ऑक्सीकरण संख्या। तो मैंने आपको बताया बेटा ऑक्सीजन की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या आप कितनी लेके चलोगे, ऋण 2 गुणित कितने ऑक्सीजन है भाई, 7, ठीक है ना। कितने ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन होंगे। एक मिनट बेटा थोड़ा सा, तो 7 ऑक्सीजन होंगे बराबर कुल बेटा कुल आवेश कितना है, ऋण 2। तो इस तरह से ये बन जाएगा हमारे पास सूत्र। अब देखिए कुछ नहीं है, x धन ऋण का ऋण, 7 दूनी 14 बराबर ऋण 2, तो 2x बराबर ऋण 2, धन 14 जाएगा बेटा उस साइड, तो x बराबर देखिए 2x बराबर हो जाएगा धन का 12, तो बेटा 12/2 ले लेंगे, 12/2 मतलब कि धन का 6 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहां पर क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या धन 6 होगी। मान के चलिए यहां मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या मुझसे पूछी गई, ठीक है ना, किसकी पूछी गई है बेटा, मैंगनीज की, तो बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं भाई। के पोटेशियम, पोटेशियम बेटा समूह 1 का तत्व है, इसकी सामान्य ऑक्सीकरण संख्या धन 1 होती है, धन Mn की ले लिए x, ऑक्सीजन की ऋण 2 गुणित 4 बराबर कितना होगा बेटा 0। तो क्या कर लेंगे अब इस बार अपन, धन 1 धन x धन ऋण का ऋण
4 दूनी 8 बराबर 0, x धन का 1 ऋण का 8 ऋण का 7 बचेगा बेटा, x बराबर धन 7। ये आ गई इसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो इस तरीके से हम किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या किसी भी यौगिक में निकाल सकते हैं। चलिए तो इसी बात पर हम कुछ प्रश्न करते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए मुझे बोला गया कि HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बताई, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करें और फिर देखें कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं ना। H2SO4 में सल्फर की बताइए, जिसको अंडरलाइन किया हूं बेटा उसकी बताना है आपको, है ना। N2O5 में नाइट्रोजन की बताना है। फिर बेटा MnO4 2 माइनस में Mn की बताना है। इसी तरह से CrO4 2 माइनस में Cr की बताना है बेटा, और C2O4 2 माइनस में कार्बन की बताना है। इसी तरह से आपको मान के चलिए बेटा H2S2O8 में सल्फर की बताना है। फिर बेटा इसमें H2SO5 में इसमें भी आपको सल्फर की बताना है, और मान करके चलिए आप Fe3O4 में ऑक्सीजन सॉरी आयरन की बताना है। इतना काम बेटा 6 और 3 9। एक और देता हूं मैं, एक काम करते हैं बेटा, एक ले लेते हैं अपन CrO5, इसमें क्रोमियम की बताना है। तो आप एक बार क्या करें बेटा, इनको बढ़िया से प्रैक्टिस करें अपने घर में और देखें कितने आपसे सही सही बनते हैं, और जो नहीं बनते उनको अपन बेटा अगले लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे। और आगे की स्टोरी जो इस चैप्टर की बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस जरूर कर लें।